Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new chapter from our Beehive textbook. So students, today we will begin the second chapter, and the name of the chapter is The Sound of Music. Actually it is divided into two parts, and today we will discuss the first part of और सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो हमारे पहला पार्ट का नाम है एवलिन ग्लीनी, EVELYN, एवलिन ग्लीनी, GLENNIE। तो हम लोग इसको एवलिन ग्लीनी करके पढ़ते हैं। लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो एवलिन ग्लीनी इज़ द नेम ऑफ ए गर्ल, ये एक लड़की का नाम है, और वो लिसन्स टू साउंड, वो साउंड को सुनती है विदाउट हियरिंग इट। नाउ अभी हम आगे जैसे डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली वो सुन नहीं पाती है, तो वो कैसे सुनती है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिसन्स टू साउंड, वो साउंड को सुनती है विदाउट हियरिंग। हियरिंग मीन्स जब हम अपने कानों से कुछ सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली एवलिन ग्लीनी को उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो वो कैसे सुनती है, एज वी मूव फर्दर इन आवर चैप्टर, हम जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इट विल बी क्वाइट क्लियर फॉर यू। नाउ बिफोर यू रीड हम इसको देखेंगे। पहला पॉइंट है God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. Now ईश्वर ने उसके हियरिंग, सुनने की क्षमता को ले लिया है, but he has given her back something extraordinary, लेकिन ईश्वर ने, गॉड ने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दिया है। What we hear she feels। अब यहाँ पे दिया हुआ है what we hear, जो हम लोग अपने कानों से सुनते हैं वो फील करती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। हम लोग उसको सुन सकते हैं लेकिन उस चीज़ों को वो फील कर सकती है। फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस। डीपली एकदम गहरा, मतलब कि जितना हम लोग नहीं कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा डीपली वो उस चीज़ों को फील कर सकती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली, इतना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है। सेकेंड पॉइंट है रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसएबिलिटी। तो यहाँ पे एक फिजिकल अकाउंट है, एक व्यक्ति के बारे में दिया गया है। हु फॉट अगेंस्ट, जो फाइट करती है, इवन दो सी वॉज फिजिकली चैलेंज थी, वो यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल डिसेबिलिटी, एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। और उसने अपने लाइफ को एक सक्सेस तक, एक ऊंचाइयों तक लेकर के गया है। तो हम अभी उसके स्टोरी के बारे में, उसके लाइफ के स्टोरी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर। अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। रश और क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश और क्राउड्स, तो क्राउड्स क्या होता है, भीड़ वाला एरिया। यहाँ पे जैसे लेसन स्टार्ट हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ एक ऐसा सीन दिया गया है जहाँ पे एकदम काफ़ी क्राउड होता है और काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। जॉसल, व्हाट इज़ जॉसल? पुश रफली। तो जहाँ पे क्राउड वाला एरिया होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम खुद की पोजीशन बनाने के लिए सोचते हैं। तो हम एक दूसरे को जैसे धक्का देते हैं, वी पुश स्लाइटली, हम पुश करते हैं अपने आप को वहाँ पे कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे रश आवर है, काफ़ी भीड़ वाला एरिया है। जॉशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो ये कहाँ का सीन है, एक अंडरग्राउंड, जहाँ पे जो नीचे से, धरती के नीचे से जो ट्रेन गुजरती है, वहाँ एक प्लेटफॉर्म का सीन है। ठीक है, धरती के नीचे एक प्लेटफॉर्म है, एक अंडरग्राउंड रेलवे का एक सीन है। तो वहाँ पे ये जो है एवलिन ग्लीनी अपने आप को एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही है वहाँ पे। ए स्लाइड गर्ल, स्लाइड मीन्स क्या होता है, स्मॉल एंड थिन। तो ये कैसी है, एक पतली दुबली लड़की है। ए स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। तो अभी यंगर देन यानी कि उसका एज जो है 17 ईयर्स का है, लेकिन यहाँ पे वो स्लाइट है, दुबली पतली है, तो वो 17 ईयर्स से काफ़ी कम लग रही है। was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train।
अभी यहाँ पे क्या है, वॉज नर्वस, वो थोड़ी नर्वस भी है एंड एक्साइटेड भी है। ठीक है, अभी नर्वस क्यों है और एक्साइटेड क्यों है हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो जा रही थी। तो नर्वस जब हम कोई भी काम को करते हैं और हमें लगता है कि कैसा होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अंदर एक डर होता है, तो हम उस समय नर्वसनेस फील करने लगते हैं। और एक्साइटेड जब हम किसी चीज़ का काफ़ी दिनों से हम वेट करते हैं और जब वो सामने आ जाता है तो हमें कितना एक्साइटमेंट फील होता है। तो यहाँ पे वो नर्वस भी थी एंड एक्साइटेड भी थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस, वो उसे क्या फील हो रही है, अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन आ रही है उसका वाइब्रेशंस अभी इसको फील हो रहा है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अभी यहाँ पे आगे दिया हुआ है, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो उसका पहला दिन था किस चीज़ में, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी इन लंदन। ये एक बहुत ही बड़ा फेमस, पूरे वर्ल्ड में फेमस एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे जो है इसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ, व्हाट इज़ डॉन्टिंग, फ्राइटनिंग, वो काफ़ी डरी भी थी। क्यों डरी हुई थी, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है किसी भी एक टीनेजर के लिए, जब पहली बार वो कहीं जाता है, ठीक है, तो ये वो स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड से थी, फार्म यानी कि छोटे से फार्म से थी, स्कॉटलैंड से थी, और उसको लंदन जाना था और वहाँ पे वो एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट था। तो एक वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉन्टिंग, तो थोड़ी सी घबराई हुई थी। ये नेचुरल सी बात है, किसी भी टीनेजर के लिए वो थोड़ा घबराहट अंदर से होगा, क्योंकि वो वहाँ की थी नहीं, फर्स्ट टाइम था। तो यही यहाँ पे है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, व्हाट इज एस्पायरिंग, ए पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन। लेकिन उनके अंदर, एवलिन ग्लेनी के अंदर एक ये कॉन्फिडेंस था कि हमें क्या बनना है, हमें एक म्यूजिशियन बनना है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, कि हमें एक म्यूजिशियन बनना है, फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। तो वो इसके लिए एक क्या था, एक चैलेंज के जैसा था। सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। ना प्रोफाउंडली मीन्स ये होता है एकदम कम्प्लीटली, तरोली। तो ये इसके लिए एक काफ़ी चैलेंज की बात था, क्योंकि ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से डेफ थी। सो स्टूडेंट्स, अभी हम आगे जैसे स्टोरी में मूव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे वो डेफ होती है और कैसे पता चलता है और कैसे स्टोरी मूव होता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन जस्ट यहाँ पे बताया गया है कि वो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन था, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो डेफ भी थी। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। अभी हम सेकंड पैराग्राफ के तरफ आते हैं। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी कि इसका जो सुनने का जो क्षमता था, जो लॉस जो हुआ इसका हियरिंग, वो एक सडनली नहीं हुआ, इट वॉज ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप हुआ। हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। अब एक बार की बात है, उसकी माँ को वो घटना याद आता है। मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसको ऐसा पता चलता है कि कुछ तो रॉन्ग है। व्हेन द 8 ईयर, जब वो 8 ईयर्स की थी, 8 ईयर्स ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और वो वेट कर रही थी पियानो को बजाने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, यानी कि जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा नाम बुलाया जाता है, किसी हम जाते हैं कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो दे यूज टू कॉल नेम वन बाय वन। तो उसी तरह यहाँ पे उसका नाम बुलाया गया, तो वो सी डिडंट शो एनी रिएक्शन, वो कुछ रिएक्शन नहीं दिखाती है। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव, आई सडनली रियलाइज्ड सी हैडंट हर्ड। तो अभी एवलिन की जो माँ होती है वो ऐसा कहती है, सेस इसाबेल ग्लेनी। तो इसाबेल ग्लेनी कौन है, उसकी माँ है। तो उसकी माँ को ऐसा रियलाइज़ होता है कि माइट भी हो सकता है कि वो सुनी नहीं होगी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर क्वाइट वाइल, यानी कि कुछ दिनों तक एवलिन जो है वो मैनेज करती है इसको कंसील करने का, यानी कि हाइड करने का। उसका जो ग्रोइंग डेफनेस था वो डे बाय डे बढ़ रहा था, तो इस चीज़ों को वो अपने टीचर्स फ्रेंड से उसको छुपा करके रखी हुई थी। बट बाय द टाइम
she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, बाय द टाइम सी वॉज 11, जब वो 11 ईयर्स की हो जाती है, हर मार्क्स है डेटोराइटेड। डेटोराइटेड का मीनिंग क्या होता है, एकदम नीचे चले जाना, गॉन डाउन। तो उसका मार्क्स जो है काफ़ी नीचे चला जाता है। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो अर्ज करती है यानी रिक्वेस्ट करती है उनके पेरेंट्स को कि इसको कहाँ लेकर के जाइए आप। हर पेरेंट्स टू टेक टू ए स्पेशलिस्ट, यानी कि वेन एवर वी हैव प्रॉब्लम, जब भी हमें कुछ परेशानी होता है तो हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो इन द सेम वे उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी, सी अर्ज टू टेक टू द स्पेशलिस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी फ्रॉम पेज नंबर 18 कैसे हमारा स्टोरी मूव होता है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब उस समय पता चलता है, उस समय it was then discovered पता चलता है कि उसका जो hearing का जो क्षमता है वो क्या हो चुका है, it was severely impaired, यानी कि weakened हो चुका है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। Why? एज ए रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी कि धीरे धीरे जो उसका जो नर्व था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ। नाउ अभी जो स्पेशलिस्ट था वो लोगों ने एडवाइस दिया कि शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड। हियरिंग एड मीन्स क्या होता है, हियरिंग इक्विपमेंट्स, जो मशीन हम कान में लगाते हैं ओके जब कोई सुन नहीं पाता है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड हर फॉर हियरिंग एड्स को के लिए उन्होंने सलाह दिया। एंड ऑल्सो एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर डेफ, और उन्होंने ये भी कहा कि इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, इसको जो स्कूल का जो डेफ लोगों के लिए जो स्कूल होता है उसको वहाँ भेजना पड़ेगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड डार्क सेज एवलिन। और एवलिन कहती है कि उसके लिए एक बहुत ही बैड टाइम था। इट वॉज ए वेरी सैड मोमेंट फॉर एवलिन, काफ़ी सैड मोमेंट था क्योंकि अचानक अब उसको डेफ के स्कूल में जाना पड़ेगा। एंड सी लॉस्ट हर हियरिंग पावर, उसके पास अभी हियरिंग पावर नहीं है, तो वो सब कुछ उसके लिए एकदम काला दिखाई देता है। एवरीथिंग लुक्ड ब्लैक। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन गिव अप करने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड मीन्स क्या होता है, हैविंग फॉर्मली डिसाइडेड टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट। जब कोई भी काम डिफ़िकल्ट होता है हम डिसाइड करते हैं कि आई विल डू इट, हम इसको करेंगे हैं। तो वो काफ़ी डिटर्मिन थी टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, यानी कि उसको नॉर्मल लाइफ लेना था, जीना था। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, तो उसका जो अपना जो करियर था वो म्यूज़िक में बनाना था, उसको एक डिटर्मिनेशन था अंदर से। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। तो एक दिन वो क्या नोटिस करती है, एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही थी। व्हाट इज जाइलोफोन? ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ ए रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। यू कैन सी द इमेज इज गिवन हियर। तो उसने देखा, नोटिस किया कि ये गर्ल जो है जाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने एक इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे भी क्या करना है, ये जाइलोफोन को बजाना है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. Now, बहुत सारे जो टीचर्स जो थे वो डिस्करेज कर रहे थे। डिस्करेज मीन्स दे न्यू, उनको पता था कि वो सुन नहीं सकती है, तो उसको डिस्करेज कर रहे थे एवलिन ग्लीनी को। बट परक्वेशनिस्ट किसको कहते हैं? ए पर्सन हु प्लेस द ड्रम द तबला, तो जो तबला वगैरह बजाता है, ड्रम वगैरह बजाता है, ओके एक तरह का जो हम कह सकते हैं म्यूज़िक टीचर। तो यहाँ पे है रॉन फॉब्स, उन्होंने स्पॉट किया उसके पोटेंशियल को। पोटेंशियल मीन्स क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप। तो उन्होंने देखा कि एवलिन ग्लीनी के अंदर एक पोटेंशियल है, उसके अंदर एक क्वालिटी है, वो कर सकती है। तो यहाँ पे रॉन फॉब्स जो है इस चीज़ों को वो नोटिस कर लेते हैं। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। तो वो क्या स्टार्ट करते हैं, ट्यूनिंग करना स्टार्ट करते हैं 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। तो नोट्स यानी कि जो जब हम म्यूज़िक सीखते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग नोट्स जो है सिखाया जाता है। यहाँ पे स्टडी नोट नहीं है, म्यूज़िक नोट के बारे में बताया गया है।
तो वो डिफरेंट नोट्स जो है वहाँ पे स्टार्ट करते हैं बजाना। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो वो कहते हैं कि देखो इसको तुम सुनने की कोशिश मत करो। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स यानी कि जैसे हम फिजिकली सुनते हैं अपने कान से, तो तुम्हें इसे कानों से नहीं सुनना है। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, यानी कि तुम इसको किसी दूसरे तरीके से सेंस करने की यानी कि फील करने की कोशिश करो। सेस एवेलिन, सडनली I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down। और अचानक से एवलिन ऐसा रियलाइज़ करती है, वो कहती है कि उसे वो म्यूज़िक फील होने लगता है। द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, यानी कि जो हायर नोट्स था वो वेस्ट के अप यानी कमर से ऊपर उसको फील होता है, और जो लोअर नोट था वो कमर के नीचे उसे वेस्ट के डाउन उसे फील होने लगता है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body। और फॉर्ब्स जो है इस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस को रिपीट करते हैं, एंड एवलिन जो है ये रियलाइज़ कर लेती है कि उसे जो डिफरेंट नोट्स है उसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो फील कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations। और उसने sounds and vibrations के लिए वो उस चीज़ों को फील कर सकती है और उसका माइंड उसको सेंस कर सकता है। The rest was sheer determination and hard work। अब बाकी क्या बचा था उसके लिए? एक टोटल या प्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क उसको चाहिए था उस चीज़ों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए, यानी उसको सीखने के लिए एक टोटल डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क की ज़रूरत थी, क्योंकि वो म्यूज़िक को फील कर पा रही थी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अभी हम फोर्थ पैराग्राफ को देखेंगे। फोर्थ में क्या है? सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब वहाँ से वो कभी भी उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट यानी जिस पॉइंट पर वो चली गई थी, सी नेवर टर्न बैक, कभी उसने पीछे नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra। Now what is tour? Tour means हम किसी ट्रिप वगैरह के लिए जाते हैं, तो वो कहाँ पे गई? यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मीन्स क्या है? ए लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्ले डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर लेड बाय ए पर्सन। तो एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिक। तो उनके साथ ये यूनाइटेड किंगडम में जाती है, यूके में जाती है। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। अब जब वो 16 ईयर्स की पहुंच जाती है, हो जाती है, सी डिसाइड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और उसने ऐसा डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, म्यूज़िक को हम अपना लाइफ बनाएंगे। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। अब वो ऑडिशन के लिए जाती है। ऑडिशन मीन्स गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर सी वॉज गुड और हाउ इज़ द परफॉर्मेंस। तो ऑडिशन के लिए जब हम जाते हैं तो एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देते हैं ताकि डायरेक्टर जो है वो डिसाइड कर सके कि हमारा परफॉर्मेंस गुड इनफ है या नहीं। तो एवलिन ग्लीनी ने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, एंड सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, यानी कि एक सबसे हाईएस्ट मार्क वो स्कोर की इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से, यानी कि जो ग्रुप में जो म्यूज़िक करती थी उससे ये सोलो परफॉर्मेंस, सोलो यानी सिंगल परफॉर्मेंस की तरफ अभी मूव कर रही है। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब यहाँ पे जो उसका 3 years का कोर्स था, जब वो एंड होता है, ख़त्म होता है, तो उसने बहुत सारे, एवलिन ग्लीनी ने बहुत सारे अवार्ड्स को और ऑनर्स के साथ वो बाहर आती है, बहुत सारे अवार्ड्स को वो हासिल कर लेती है। नाउ फिफ्थ में क्या है? एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। अब वो कहती है कि ये सब एक हेरोइक अचीवमेंट नहीं है, एक लक नहीं है कि हाँ जस्ट ऐसे ही आ गया। ओके, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो वो कह रही है कि अगर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़ा मेहनत कर रहे हैं, एंड हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को कर सकते हैं। एंड सी गॉट राइट to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic
इंटरनेशनल शेड्यूल। अब वो क्या करती है, एकदम वो टॉप पे चली जाती है, वो अपने कंट्री में नहीं बट वर्ल्ड्स मोस्ट, एक कहते हैं अपने पूरे वर्ल्ड में वो एक मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का वो मास्टरी कर लेती है, 1 2 10 100 नहीं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का वो मास्टरी कर लेती है। एंड सी बिकेम हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल जो होता है, एक बहुत ही बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल में उसका एक हिस्सा आ जाता है, बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गई थी इस म्यूज़िक वर्ल्ड में। नाउ अभी हम 6th पैराग्राफ को देखेंगे। इट इज़ इंटरगिविंग, ओके, इंटरगिविंग क्या है, फैसिनेटिंग हम कहते हैं, क्यूरियस टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, यानी कि ये काफ़ी इंटरेस्ट आता था कि एवलिन की जो फंक्शंस को सुनना देखना। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कर रहे हैं कि हम लोग का जो 2 hour का डिस्कशन था वो उसमें एक भी वर्ड वो मिस नहीं करती। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कभी ध्यान नहीं देते हैं तो कहते हैं सॉरी आई डेंट हियर, कैन यू प्लीज़ रिपीट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक वर्ड को भी मिस नहीं करती है। और आगे क्या है, मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ। तो वो कहती है कि जो मैन होते हैं, बुशी मीन्स जो थिक बियर्ड्स, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, तो वो मुझे थोड़ा ट्रबल देते हैं, और ऐसा कह करके वो हंसने लगती है। इट इज़, अभी हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, पेज नंबर 19। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। तो वो करिए कि ये लिप्स को जस्ट देखना नहीं है, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज। और वो करिए कि हमें पूरे फेस को देखना और स्पेशली आइज को। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट। और वो एकदम फ्लॉलेसली यानी कि विदाउट फॉल्ट, बिना किसी मिस्टेक का वो स्कॉटिश जो है वो बोल सकती है। लिल्ट, व्हाट इज़ लिल्ट, ए वे ऑफ स्पीकिंग। तो हर लोगों का अपना बोलने का तरीका होता है। ओके, किसी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियंस, तो जो जब भी वो अपने लैंग्वेज को बोलेंगे तो उनका एक उसमें टोन आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लिल्ट। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 सी सेज। तो वो कहती है देखो कि मेरा जो स्पीच है वो काफ़ी क्लियर है, क्योंकि मैं बचपन से, ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं सकती हूँ, मैं जब 11 ईयर्स की थी उस समय तक मैं सुन सकती हूँ। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन वो इस चीज़ को क्लियर नहीं करती है कि कैसे उसने फ्रेंच भी सीख लिया एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और वो बेसिक जो जापानीज़ होती है उस चीज़ों को भी उसने सीख लिया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उसके लिए कि इवन दो सी वॉज डेफ, वो फ्रेंच भी सीख ली, बट हमने देखा स्टार्टिंग में कि वो स्कॉटलैंड से है, वो अपना लैंग्वेज भी जानती है, सी न्यूज़ हर मदर टंग, एंड फ्रेंच भी सीख ली एंड बेसिक जापानीज भी। सो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। So students, in this video we will stop till here, and in my next video we will see the further part of this story. So students, I will stop till here. That's all for today. Have a nice day. Thank you.